बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम वेस्ट यॉर्कशायर। यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, काफ़ी सर्दी है। और मेरे मेहमान हैं आज जनाब नासरुद्दीन साहब, जो कोई स्विट्ज़रलैंड में तशरीफ़ फरमा हैं और ये यूके पीएनपी के बड़े लीडरों में हैं और मरकज़ी स्पोक्स पर्सन हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जनाब नासिर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने मौका दिया। नासिर साहब, ये आपका जो मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था, उसकी बड़ी अच्छी फीडबैक आई है और माशाल्लाह आपकी बातों को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। ठीक है जी। क्योंकि आपने बड़ी वज़ाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो आज भी हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, चूँकि मुझे अक्सर कंट्रोवर्शियल बातें करना अच्छा लगता है ताकि जो क्लैरिफ़ाई किया जाए। मुझे ये बताएँ कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है, इसमें इसकी तारीख में 16 मार्च की क्या हैसियत है? क्योंकि अभी 16 मार्च आया नहीं, तो लोगों ने फ़िज़ूल बातें करना शुरू कर दी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी नाज़रीन तक ये पैगाम दें, ये इसकी हैसियत क्या है? मेरी राय तो इसमें चौधरी साहब, मैं आपसे थोड़ा सा माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा कि ये कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है। बहुत सारे जो ऑक्यूपायर्स हैं उन्होंने कोशिश की है कि इसको एक कंट्रोवर्सी बना दी जाए कि जी इस दिन को सेलिब्रेट ही ना करें कश्मीरी, ताकि उनकी जो शनाख्त है उनको पहचान ही ना हो कि उनकी रियासत का क्या, कौन से दिन को, कब, मतलब उसका मार्ज वजूद में कब रियासत आई। तो ये तो हमारे जो ऑक्युपायर हैं जिन्होंने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है हमारे एरियाज को, तो वो उनकी ट्राई होती है कि आप 4 अक्टूबर बनाएं, 24 अक्टूबर बनाएं, तो 16 मार्च की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर है जिसका क्याम 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बुनियाद पे मार्ज वजूद में ये रियासत आई, तो उसकी ये नेगेशन करके एक तरह से कश्मीरियों को वो कह रहे हैं कि जो 1947 के बाद हमने आप पे जो जबरन एक जो जबरी तकसीम आप पे मुसलत कर दी गई है, तो आप उसी को ऑन करें, 4 अक्टूबर भी बनाएं, 24 अक्टूबर भी बनाएं। लेकिन ये तो हम जो सैन कश्मीरी हैं या जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हमने तो चीजें सीखी है ना। पैरेलल जो स्टडीज होती है, ये नहीं है कि हिस्टोरियन पाकिस्तानी इंडियन हिस्टोरियंस नहीं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं दूसरी हैं उनकी बुक्स भी जो, ऑफ कोर्स ये ऐसी ट्रीटी है, ये तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, इसमें तो कोई आपकी मंशा भी उसमें शामिल नहीं थी, मेरी नहीं थी, लेकिन ये एक रियलिटी है कि 16 मार्च 1846 को रियासत जम्मू एंड कश्मीर का क्याम अमल में आया। और मैंने आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी गुजारिशात कुछ की थी कि सारे, मतलब जितने भी जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ इलाक चाहती हैं, हिंदुस्तान के साथ इलाक चाहती हैं, जो मजहबी तंजीमें हैं, जो कौम परस्त तंजीमें हैं, इवन पाकिस्तान और इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जिस स्टेट को रिकग्नाइज करती है, वो 1846 में, 16 मार्च 1846 में जिसका क्याम अमल में आया था, उसी को रिकग्नाइज करते हैं और उसी स्टेट को सारे क्लेम करते हैं। उसको यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी भी क्लेम करती है, उसको जमात इस्लामी भी क्लेम करती है, उसको कांग्रेस भी करती है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी स्टेट को क्लेम करती है, उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उसी को वो क्लेम करती है, लिबरेशन फ्रंट भी उसी को क्लेम करती है, बीजेपी भी उसी को क्लेम करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो गई, मतलब पीटीआई, जितनी भी, अगर जितनी भी जमातें, सबके तो नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन सबका क्लेम यही है कि जी ये रियासत पे अपने दावे भी करते हैं, लेकिन उसकी नेगेशन भी करते हैं कि 16 मार्च 1846 को कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा देखिए ना, फिर आप थोड़ी सी बात ये हो जाए, अगर इजाज़त दें आप मुझे, कोई कंट्रोवर्शियल जो बात होती है, मसलन आपने ये मौक़िफ़ बयान किया कि इस दिन बुनियाद रखी गई थी रियासत की। एक मौक़िफ़ ये भी है कि इस दिन कश्मीरियों को फ़रोग़त कर दिया गया था। जब ये 2 पैरेलल या इससे 2 से ज़्यादा चीज़ें आ जाएँगी, उसके दोनों चीज़ों को मानने वाले होते हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल बन जाती है, ठीक है? हाँ, ये कह सकते हैं आपके तारीख़ी तौर पर आपके नज़दीक ये हकीकत है। अच्छा, फिर अगर ये यानी आप कहते हैं कि इसकी बुनियाद रखेगी 16 मार्च को, और जिस चीज़ के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चलो पहले ये सवाल करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि इसको फ़रोख्त कर दिया गया था कश्मीरियों को, उनके यानी हर चीज़ के साथ, इसलिए वो कहते हैं कि इंसानियत का ये कत्ल था या फ़रोख्त हुई थी। तो इसकी क्या यानी आप क्या कहेंगे कि क्या ये खरीद फ़रोख्त थी या क्या हुआ था? आपने तो कह दिया कि ये बुनियाद रखी गई थी, तो जो मुतबादिल नुक्ता नज़र वाले हैं, उनको क्या जवाब दिया जाए?
जो मुतबादल नुक्ता नजर वाले हैं, ठीक है, मतलब ग्रेजुएटली वो भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो होपफुली एक दिन आएगा कि वो भी रियलाइज करेंगे कि हकीकत कुछ और है, और जिस चीज को वो क्लेम कर रहे हैं या जिस चीज पे वो दावेदार बने हुए हैं, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात यह है कि जब वह इस रियासत का क्याम अमल में आया, तो उससे भी बहुत अरसा पहले आप जो है ना, आप पे दुर्रानी हुक्मरानी कर रहे थे, मुगल हुक्मरान थे, फिर रंजीत सिंह जो पंजाब के, जो पंजाब किंगडम थी, आप उसकी वो जेर कब्जा थे। तो एक ये है ना कि आपकी कोई रियासत होती इंडिपेंडेंट, तो किसी ने बाजोरे शमशीर जाके हमला करके आप अपने साथ एनेक्स कर लिया हो, तो फिर तो चलो लोगों का बनता है कि जी हम तो आजाद थे, खुद मुख्तार थे, तो जम्मू का जो राजा था तो उसने हमें कंकर करके तो अपने साथ मिला लिया। लेकिन आप देखिए कि आप सदियों से गुलाम चले आ रहे थे, उसके बाद एक रियासत का क्याम अमल में आता है, तो उसने वो ये नहीं कहा कि जम्मू वाले सुपीरियर हैं, वैली वाले इंफीरियर हैं, या गिलगित बल्तिस्तान वाले या आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं तो वो इक्वल सिटीजन नहीं है। उसने सबको, मतलब इक्वल सिटीजन, फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सबको एक दर्जा दिया। एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि हम कौम परस्त हैं। कौम परस्ती तो ये नहीं कहते कि आप के जो हम अकीदा नहीं है तो उनके साथ आप बुग़्ज़ रखें या अदावत रखें या उनके कत्ल के मंसूबे बनाएं, जिस तरह 1947 में जो कुछ किया गया। तो आप देखिए कि ये तो दावे उसी स्टेट को करते हैं, लेकिन फाउंडिंग फादर को भी गालियां देते हैं, उस ट्रीटी को भी नहीं मानते। तो भाई एक जो पुंछ का रहने वाला है, उसका मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में अर्ज किया कि उसका फिर श्रीनगर से क्या रिश्ता है, वो क्यों बंदूक उठा के दौड़ता है श्रीनगर को, उसका दर्द उसके सीने में बड़ा चुभता है उसको कांटे की तरह कि जी श्रीनगर बड़ा ओप्रेस्ड है, मैंने जाके उसको लिबरेट कराना है। क्या जम्मू के साथ उसका क्या रिश्ता बनता है, या लद्दाख के साथ क्या बनता है, इवन गिलगित बल्तिस्तान के साथ इनका क्या रिश्ता बनता है। तो इनको अपनी भी और तारीख में जो लोगों ने ब्लंडर्स किए हैं उनसे भी सबक सीखते हुए अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। और ये सिर्फ अपनी तारीख दुरुस्त करने वाली बात नहीं है, हमने आने वाली जो नस्लें हैं या जो मौजूदा नस्ल अभी ग्रो अप हो रही है, उसको भी एजुकेट करना है, उसको बताना है कि हमारी ये शनाख्त है, हमारी ये स्टेट थी, और इस स्टेट ने हमें दर्जा अव्वल का सिटीजन का दर्जा दिया, हमें एक स्टेटहुड दी, और जिसको आज हम सारे जिसके दावेदार बने हुए हैं, लेकिन उस ट्रीटी को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके फाउंडिंग फादर को गालियां देते हैं। तो ये तो एक अलमिया है, और मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ा तो बददियांती कोई नहीं हो सकती कि आप एक चीज को क्लेम भी करें और उसको माने भी ना। आज सब आपने बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन देखिए अगर किसी के पास ये है कि हम सबसे बरतर हैं, तो वो ना तो जम्मू वालों में ये एहसास है, ना सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में है, ना गिलगित बल्तिस्तान में है, ना लद्दाख में है। अगर ये है तो वैली ऑफ कश्मीर में है। अनफॉर्चुनेटली किसी को बुरा लगे तब भी, अच्छा लगे तब भी, उनमें है कि हम सबसे अफजल हैं। इसको चीज़ को छोड़ते हुए जो आईनी तौर पर लीगली जो है ना, हम सब इक्वल हैं, इक्वल सिटीजन। किसी का इससे मजहब का कोई तलक नहीं है, रीजन का कोई तलक नहीं है। वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अच्छा, आगे बात ये आती है कि ये लोग कहते हैं कि महाराजा प्रस्थ, ये महाराजा प्रस्थ कौन है? थोड़ा सा आपने एक जिक्र कर लिया कि ये कौन लोग हैं जो ना तो हरि सिंह को मानते हैं, ना महाराजा गुलाब सिंह को मानते हैं। उस बेचारे का कसूर यह है कि उसका नाम गुलाब सिंह था। अगर गुलाब दीन होता तो शायद कुछ और चीज हो थी है। तो ये तनकीद करते हैं, तो इनको क्या, जो तनकीद करने वाले हैं और ये भी कहते हैं कि हम कौम परस्त हैं और हम रियासत की वहादत को कायम करना चाहते हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे, और महाराजा अपने कौन लोग हैं? यही तो, ये तो सवाल उन्हीं लोगों से बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जो उसको मानते नहीं और उसी को क्लेम करते हैं, तो ये तो हमें उन्हें अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि भाई आप किस हैसियत से उस रियासत को क्लेम करते हो जिसको आप मानते भी नहीं, और जिसके फाउंडिंग फादर को आप अब्यूज भी करते हो और अपना फर्ज समझते हो। और उस रियासत का जो फ्लैग था, जो 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक रहा, और जो शनाख्त थी उस रियासत की, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो ट्राइबल इन्वेजन के बाद आपको तकसीम कर दिया गया बाजोरे ताकत, तो उसके बाद आपको एक फ्लैग आपके हाथ में दे दिया गया और एक तराना भी दे दिया गया कि वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, और आप उसको लेके जो एक शनाख्त की बुनियाद है, तकसीम करती है हमारी रियासत को, वो झंडा हर जगह लहराया जाता है कि जी रियासत जम्मू एंड कश्मीर का ये झंडा है। ये इसको इनको तो अपनी हिस्ट्री दुरुस्त करनी चाहिए, अपना आपको जो है ना अपग्रेड करना चाहिए अपने नॉलेज को। ये कोई आज हम 21वीं सदी में बैठे हुए ना, हर तरह की इंफॉर्मेशन
हमारी एक्सेस में है, वो पहली वाली बातें तो नहीं है कि आपको जाके कहीं लाइब्रेरियां कंसल्ट करनी पड़ती थी। तो ये तो झंडा पाकिस्तान की तरफ से आपको जो जबरी तकसीम के बाद आपको दिया गया और तराना भी दिया गया। और जो कौम प्रेस उस झंडे को लेके, उस तराने को लेके कहते हैं कि जी हम आज़ादी लेंगे, तो उन पे तो तरस ही खाया जा सकता है, या उनको, उनके लिए तो हम अच्छा, जो है वैसे ना आप कह दुआ रहे ही हैं कर सकते हैं। लोग सीख जाएंगे। शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लिबरेशन फ्रंट के बतन से एक और बेबी बॉय जो है हुआ है। वो कहते हैं कि हमने नया ग्रुप बना दिया जे के लैफ शुदा ग्रुप। वो कहते हैं कि जो मौजूदा जे के लैफ ग्रुप से उन्होंने शुदा की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया, और हम जो है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके वादी कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, वहां पर जाकर ना जंग जंग जो है करेंगे। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि 2023 में भी कुछ लोगों की सोच नहीं बदली। फिर शौकत कश्मीरी के अल्फाज को दोहराना पड़ता है। उन्होंने कहा था भी तालीम भी कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुझे फिर ये कल मेरी एक जे के लैफ के काफी सीनियर आदमी से बातचीत हुई, और ज़ाहिर है कि मेरे साथ वो काम करता रहा। लेकिन मुझे समझ आती है कि वो अभी तक उसी में है, वो अभी तक 1990 से आगे नहीं बढ़ सके। तो मैं, हालांकि वो अपने आप को बड़े मदबर समझते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो कुछ उनको पढ़ा दिया गया वो मुतालिया पाकिस्तान की सूरत में, या कोई तवीज़ उनको पढ़ा दिया गया है, वो ऐसे एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं, वो नहीं बदल सकते। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। आप इस पर कुछ कहेंगे भी? ये जो लोग अभी भी कहते हैं कि हमने वादी कश्मीर को आज़ाद कराना जाकर, और आपने जो उनकी यहाँ पर हालत है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी उनको फिक्र नहीं है। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एक जो शख्स कर्दू में रहता है, या मीरपुर में रहता है, या मुजफ्फराबाद में रहता है, या जम्मू में रहता है, या अपने सॉरी पुंछ में रहता है, तो वो दौड़ रहा है जाके श्रीनगर लिबरेट कराने के लिए। ये तो पाकिस्तान की एक ऑफिशियल उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है, और उनकी जो डिफेंस की पॉलिसी भी है, और सारा उनका वो चलता ही उसी 4,000 या 5,000 मुरबा स्क्वायर माइल जो एरिया है आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं ना, जिसको सो कॉल्ड इनको बाज इसको बेस कैंप का नाम भी देते हैं। तो ये पाकिस्तान ने अपना लॉन्चिंग पैड रखा हुआ है, उसको ये बेस कैंप कहते हैं। बेस कैंप तो वो होता है कि जी आप आज़ाद हूँ, इम्पावर हूँ, इधर आपको ये लॉन्चिंग, एहसास हो कि नासिर आपका साहब, आपकी रियासत का कोई और हिस्सा डिप्राइव्ड है, साहब, तो आप उसको लिबरेट जी। जरा आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। जरा लॉन्चिंग पैड की जरा तशरीह करेंगे, वजाहत करेंगे लॉन्चिंग पैड क्या होता है? देखे ना, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 1947 में इन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर किया 65 में, फिर ऑपरेशन टोपैक किया। तो ये सारे ऑपरेशंस इनके चल रहे हैं ना। लॉन्चिंग पैड यही है कि आप उस खिते को, लोगों को वहां पे ट्रेन करते हैं, असला देते हैं, और फिर अपने जो जो डिजाइन है आपके, उनको फुलफिल करने के लिए एक प्रॉक्सी वार वहां पे लॉन्च करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ कश्मीर। ये तो अच्छा, पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं नासिर उनका तो साहब, बेस कैंप हो सकता है, लेकिन जो कश्मीरी वहां पे बसते हैं पाकिस्तान के जेर इंतजाम, या जो ओवरऑल पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ये उनके लिए कोई बेस कैंप नहीं है। ये पाकिस्तान अपने जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं, या उस पूरी रियासत को हड़पने के चक्कर में, या ब्लीड करने के चक्कर में है कि जी हम श्रीनगर में अपनी जो है ना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि वो वहां पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, उनको ब्लीड करते रहें। तो ये उस उनके उनके डिजाइन को तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या रियासत जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की तो कोई खिदमत नहीं हो रही। को खिदमत नहीं हो रही, बिल्कुल मैं आपसे ये एग्री करता हूँ। यानी ये जो लॉन्चिंग पैड है या बेस कैंप है, जिस मकसद के लिए काम किया गया था वो 1940, यानी जो कबायलियों की सुन्नत है, जो जबराल्टर ऑपरेशन जबराल्टर की सुन्नत है, या मकबूल बाट की जो सुन्नत है, ये 1960s में वो गए, 1976 में भी गए, फिर ऑपरेशन आपने बात किया अभी टोपैक का जिक्र किया। तो ये तो जारी है। अब जो लोग कहते हैं कि हम उधर जाएंगे, तो ये कोई नई चीज नहीं लेकर आ रही, ये पुरानी जो उनकी तारीख है, या जो कुछ उनको पाकिस्तान में या पाकिस्तान के दायरे में सिखाया उसी पर अमल कर रहे हैं ना। चौधरी साहब, ये 1971 में जो बांग्लादेश बना, उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने ये एक डिसीजन लिया हुआ है कि हमने डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में नहीं जाना है, किसी कोई वार नहीं लड़नी है। उसके बाद उन्होंने ये प्रॉक्सी जो ग्रुप्स है ना, जिहादी, दूसरे तीसरे एक्सट्रीमिस्ट, जिनको परवीन मुशर्रफ भी अपने इंटरव्यूज में कहते रहे हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं, हम इनको ट्रेनिंग देते थे, हम इनको अफगानिस्तान में भेजते थे, कश्मीर में भेजते थे, भेज रहे हैं बल्कि। और बहुत सारे जनरल्स हैं, उन्होंने आप खुद से किताबें लिखी हैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री
मतलब वो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं ऑफिसर्स उनके। एयर मार्शल असगर खान ने कहा कि 4 जंगें जो हैं हमने शुरू की और हमने हारी, लेकिन पाकिस्तान की किताबों में तो आपको इस तरह की कोई चीज नहीं मिलेगी। तो ये देखना ये है कि इन्होंने जो कुछ भी किया 1971 के बाद इनको एक लेसन मिल गया बांग्लादेश में। उससे उन्होंने ये सीखा कि हमने जो डायरेक्ट जंग लड़नी नहीं, क्योंकि वो तो आपको पता है ना, बिजनेसेस में प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, उनका तो वो प्रोफेशनल सोल्जर्स तो रहे नहीं। उन्होंने आगे प्रॉक्सीज, वो जो कोई लश्कर बनाया हुआ है, कोई जैश बनाई हुई है, कोई हिजब बनाई हुई है, उनको ये फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको भेजते हैं। 2-4 लोग वहां पे मरते हैं, इनके न्यूज आ जाती है कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे लोग उनका कत्लेआम हो रहा है। लेकिन ये देखें कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको प्रेशराइज भी करती है। फैटम में भी थे ये, उसमें भी इन्होंने स्मार्टली अपने आप को वो किया है। लेकिन आज भी देखिए कि जितनी भी कलंदर तंजीमें हैं जिनको ये कहते हैं कि बैंड की हुई हैं, तो वो फुली ऑपरेट हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और उसके जेर इंतजाम कश्मीर जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें भी हैं, और ये अपनी जो प्रॉक्सी वार है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। आर यू सेइंग कि जो उनका मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो स्टिल चल रहा है, इस इंटैक्ट? आप भी लोगों से इन टच रहते हैं, आप मुजफ्फराबाद में पूछ लीजिए, कोटली में पूछ लीजिए, मीरपुर में पूछ लीजिए, रावलाकोट, हर जगह पे। आजकल तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे अर्ज किया था कि उन्होंने पूरी सोसाइटी को हाईजैक कर दिया हुआ है। पहले तो ये होते थे ना, जो मिलिट्री के एरियाज हैं उस एरिया में इनको ट्रेनिंग देते थे, या चंद ऐसे मुकाम जहाँ आम लोगों की एक्सेस नहीं थी। लेकिन अब तो ये बाजाब्ता तौर पे सिटीज के अंदर आ गए हैं, अपना एजेंडा इम्पोज करते हैं। मतलब मुजफ्फराबाद में आप देखें, सरेआम ये बंदूकें उठा के घूमते हैं हर जगह पे, और बड़े बड़े लंबे बाल, वो जैकेट्स इनकी जो सो कॉल्ड कमांडो किस्म की जैकेट्स हैं वो पहने हुए। तो पूरी सोसाइटी इन्होंने हाईजैक करवाई हुई है, और जो पपेट वहां पे बैठे हुए हैं, और जो पाकिस्तान के जो मुक्तदर हलके हैं वो आंखें बंद किए और उनको फुली तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए ना, आपने आपको कश्मीरी नेशनलिस्ट कहते हैं, आप यूनिफिकेशन की बात करते हैं, सेकुलर सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। और आपने अभी कह दिया कि बानी जो थे रियासत के वो गुलाब सिंह थे, और हरी सिंह को भी आप मानते हैं कि उन्होंने बड़ी खिदमत की हैं, कौमी तशख़्ख़ुस दिया आपने, ठीक है जी। अच्छा, तो जो दूसरे लोग हैं जो ना गुलाब सिंह को मानते हैं ना हरी सिंह को मानते हैं, और फिर अपने आप को नेशनलिस्ट भी कहते हैं, तो जो आम सुनने वाला वो किस तरीके से फैसला करेगा कि कौन नेशनलिस्ट सही है कौन गलत है? देखिए, जो इंसान का एक होते हैं ना दावे होते हैं, और एक होते हैं एक्शंस। आप अपने दावों से नहीं, अपने एक्शन से पहचाने जाते हैं। और जो अमलन कोई रियासत जम्मू एंड कश्मीर की या उन लोगों की कोई खिदमत के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी यूनिफिकेशन के लिए कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं तो उसको कह सकता हूँ कि वो कौम प्रस्त है। और कौम प्रस्ती भी, मतलब मैं आज के इस शायद में कौम प्रस्त होना कोई बड़े एजाज की बात नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना, मैं उसको कौम प्रस्ती कहता हूँ। लेकिन उस बेस पे मैं किसी और नेशन के साथ, या किसी और रिलीजन के खिलाफ, या किसी और एरिया के लोगों के खिलाफ नफरत अपने दिल में पैदा करूं, मैं उस चीज का कायल नहीं हूँ। कौम परस्ती हमारी है, हम कहते हैं कि हमारी जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर तकसीम है वो उसकी यूनिफिकेशन होनी चाहिए, और हम जो जो रेस्पेक्टेड नेशंस है पूरी दुनिया में, उनकी तरह हमें अपने साथ एक दूसरे के साथ जो है ना, रियासत का की शनाख्त जो है, वहदत है, बहाल होनी चाहिए। और हमें ये हक दिया जाए कि हम भी आज़ाद रियासतों की तरह पूरी दुनिया के नक्शे पे कायम रहें, आज़ादी का सांस लें, और अपना जो है ना हुकूक, जो इंसानी हुकूक होते हैं 21वीं सदी में, बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, वो सारे इंजॉय करें। तो कॉम्प्रेस तो हम हैं अपनी रियासत के साथ, अपने फाउंडिंग फादर के जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसको हम मानते हैं। जिन्होंने हमारी रियासत को इन्वेड किया, हम उनको इलीगल एग्रेसर मानते हैं। जो अगर आज भी इस गलतफहमी का शिकार है कि 4 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को जो है ना यूम तासीस बनाते हैं, जी हम जो बड़ी वो प्लान किया गया था, तो ये सारे प्लान जो रावलपिंडी में बैठ के किए गए थे, जो 22 अक्टूबर हुआ था इन्वेजन, वो भी इधर से ही हुआ, रावलपिंडी में बैठ के उन्होंने सारा प्लान किया। वहां पे लोगों को असला दिया, ट्राइबल्स गए, रेगुलर फोर्सेस गई, जाके इन्वेड किया और हमारी रियासत को फोर्सिबली डिवाइड किया। और जो 4 अक्टूबर था या 24 अक्टूबर था, वो भी उसी सिलसिले की कड़ियां हैं।
और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि हमने आज़ादी ली है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोई आज़ादी ली है, बल्कि आपने अपनी रियासत के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, जबर किया है। और अपने जो हमवतन थे, आपके जो पड़ोसी थे, आपके जो सुख में दुख में आपके साथ शरीक होते थे, आपने उनका कत्लेआम किया, उनको फोर्स किया माइग्रेशन पे। और आज देखें कि वही उसका नतीजा आप लोग खुद भुगत रहे हैं कि आपके साथ जो हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये नेचर आपको पनिश कर रही है कि आप उन लोगों की जो आजकल हैसियत है कि चीफ सेक्रेटरी आपको एक रूल करता है, और उसके जो इशारे पे वो जो पूरा उन्होंने सो कॉल्ड किस्म का डमी किस्म का सेटअप बनाया हुआ है, वो उसके मरूने मिन्नत है, और वो वासराय बना हुआ है उस एरिया का। और जितने भी लैंड ऑफिसर्स हैं, तो वो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर वहाँ का जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी सांस तक नहीं ले सकता। अच्छा, ये दूसरे लफ्जों में जो हमारी नेशनलिज्म है वो उसकी बुनियाद मजहब नहीं है, ठीक है। वो किसी पर नफरत की वजह से नहीं हो रही। ये दूसरे जो लोग हैं मैंने देखा उनकी हर बात में नफरत जो है ना वो सामने आ जाती है। वो उनकी यानी कभी मजहब की बात करते हैं, कभी मस्जिद भी नहीं जाते, ठीक है। ये उन मुझे समझ नहीं आती कि उनकी नेशनलिज्म कहा भी जाए या नहीं। मैं तो उनको प्रॉक्सी वॉरियर्स कहता हूँ। और जो लोग अभी कोटली से या मीरपुर से या रावला कोट से जाना चाहते हैं श्रीनगर उसको आजाद कराने के लिए, तो वो नेशनलिस्ट नहीं कहलाए जा सकते। वो तो मेरे नजदीक अच्छा लगे किसी को या बुरा लगे, दे आर प्रॉक्सी वॉरियर्स। अगर वो समझते हैं, अगर प्रॉक्सी वॉरियर्स की आप तक देख लें तशरीह, तो इनको तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोज करना जरूरी है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, मतलब जो लोग हैं, एक है ना जो जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाई हुई हैं, प्रैक्टिकली वो क्लेम करते हैं कि हम मजहबी हैं, और अपना मजहबी एजेंडा इम्पोज करने के लिए वो हर तरह की मतलब एक्सट्रीम उस पोजीशन पे जाने के लिए तैयार है। एक वो हैं जिन्होंने दाढ़ियां नहीं रखी हुई हैं, हम्म, कुछ की हैं छोटी मोटी, लेकिन कुछ की है बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके मतलब आप अंदर अगर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है। उनका जो नेशनलिज्म है ना, वो पान इस्लामिक मूवमेंट का हिस्सा है। उनका नेशनलिज्म यही है कि सो कॉल्ड जो उम्मा है, फिर घूम फिर के आ जाते हैं वही मुसलमानों पे। तो उनको कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, या मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल स्टेट है, उसका उनके पास ना कोई कंसेप्ट है, ना ये कुछ पढ़ते हैं। जो रवायती डिग्रियां है ना, आप अगर मास्टर डिग्री या पीएचडी भी कर लें, तो वो आप किसी एक फील्ड में होंगे ना। बाज लोग, अगर आपकी फर्ज के आप एक एप्पल है, उसमें कौन सी बीमारियां लगती हैं, किस तरह उसको ग्रो किया जाता है, उसमें भी पीएचडी होती है। ठीक है, एक छोटा सा कोई फ्रूट है उस पे भी होती है, एक कोई है टॉपिक दे दिया जाता है, तो उसको आप एक्लेकुल नहीं कर सकते। ये आपको खुद से मुताला करना पड़ता है। अगर आप में सीखने की, समझने की, या अपनी कौम के साथ, अपनी रियासत के साथ अगर आप सिंसियर हैं, तो जब कोई आपके साथ सवाल उठाता है, तो अगर आपको उसको नहीं पता आप एक चीज का, तो आपको एडमिट करना चाहिए कि मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आई विल ट्राई टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। और जो मतलब जो एविडेंसेस हैं वो देख के, मैं पढ़ के फिर इस पे अपना कोई आपको राय दूंगा। अगर मैं बैठ जाऊं यहाँ पे अकले कुल बन के, मैं कहूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि वो फिर डिजास्टर होता है। और वो फिर कोई भी शख्स हो, चाहे मैं हूँ, दूसरा है, तीसरा है, तो उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि उस शख्स से ज्यादा किसी और को सीखने की जरूरत होती ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो वही डिजर्व कर रहा होता है कि जो कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसको सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इन लोगों को भी हमारी ये एक सजेशन है कि आप पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें। आप देखें कि 1947 में जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ, तो किसके कहने पे हुआ, कहाँ कहाँ पे कत्लेआम हुआ। आज भी हम लकी हैं कि कुछ बुजुर्ग उस शायद के 1947 के भी कुछ ना कुछ अभी भी जिंदा है। आप वहां जाएं, उनके साथ इंटरव्यूज करें, क्या उनके बच्चे हैं जो 1947 में जो समझते थे, जिनकी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, उनसे आप जाके पूछिए डायरेक्ट कि क्या हुआ, किसने कितना जुल्म किया। तो फिर उसके बाद आप फैसला करें कि इस कजिए की बुनियाद किसने रखी, जो आज हम सब भुगत रहे हैं। वो वैली वाला भी भुगत रहा है, वो लद्दाख वाला भी भुगत रहा है, वो जम्मू वाला भी भुगत रहा है। लेकिन स्टार्ट किसने किया? आपने किया, पाकिस्तान ने किया। और उसके चंद जो लोगों ने वो उनके जो कोलैबोरेशन उनके साथ की, जो सो कॉल्ड
हर कोई लिखता है जी गाजियों और शहीदों के हैं सरजमीन और उनके बेटे, और ये अगर वो उस अपने एरिया से निकल के रावलपिंडी में आ जाएं, इनको अगर कोई थप्पड़ भी मारता हो तो ये आगे से उफ नहीं करते या जुर्रत नहीं करते कि बोलें। दिलेरी तो ये होती है ना कि आप अपने इश्यूज के हवाले से, आप अपने लोगों के राइट्स के हवाले से बात करें, और जो फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां पे आप अपने लोगों को कोई रेमेडी दे सकते हैं, उनको वो मतलब रेमेडी पहुंचाएं। तो उस पे तो ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वो दावे और बड़ी बड़ी बातें आजकल बहुत सारे जो पहले दौड़ रहे होते थे श्रीनगर लिबरेट करने के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल रोनते थे जी कि हम श्रीनगर जा रहे हैं, आजकल वो भी जमवाल बने हुए हैं। कोई कहता है जी मैं तो पैदाइश तौर पे बड़ा जो है ना रियासत जम्मू और कश्मीर की यूनिफिकेशन के लिए मेरी बड़ी स्ट्रगल है, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कंसेप्ट ही मैंने दिया। आजकल तो बड़े बड़े दावेदार आए हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जितने बड़े दावेदार आए लेकिन वो कम्युनल बुनियादों पे या इलाकाई बुनियादों पे जो तकसीम दर तकसीम के बीज बो रहे हैं ना, हम उसको ऑन नहीं करते। और चाहे वो हमारा कोई अपना हो, कोई दूसरा हो, तीसरा हो, जो किसी लिसानी बुनियाद पे, इलाकाई बुनियाद पे, या मतलब किसी भी मजहब की बुनियाद पे रियासत की तकसीम दर तकसीम के अमल का पार्ट है, हम उसको डिनाउंस करते हैं, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और हम उनको कहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करें। ये जब आप गुलामी में हैं, अगर आपने नहीं सीखा, आप फिर जो ऑक्युपायर फोर्सेस हैं उन्हीं के एजेंडे को प्रमोट करते रहे, तो एक दिन आएगा कि जिस तरह बांग्लादेश में भी एक जो 71 में जो ऑक्युपेशन वाले थे या वहां पे जो जुल्म ढा रहे थे, तो उनके साथ जो मिलके अपने लोगों के खिलाफ जो साजिशें कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, तो उनको भी अल्टीमेटली जवाबदेह होना पड़ा, और उनका जो अंजाम हुआ सबको पता है। अच्छा सर भाई, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कोई भी जो आइडियोलॉजी है या जो कोई भी स्ट्रगल है उसकी बुनियाद नफरत नहीं होनी चाहिए, इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तो ये है ना, खुलेआम नारे लग रहे हैं कि कश्मीर जन्नत है और जन्नत में काफिरों का क्या काम है। देखिए इससे बड़ी नफरत वाली क्या बात कर सकते हैं। और फिर ये ना, ये लोग अपने आप को बड़ा अच्छा इंसान भी समझते हैं, अच्छा मुसलमान भी समझते हैं। तो वी नीड टू डिनाउंस, इसकी मजम्मत करने की जरूरत है, कोई भी चीज़ जो नफरत फैलाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वही हैं कि जो मुतालिया पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं और उनके स्कॉलर हैं मुतालिया पाकिस्तान के, या फेसबुक के जो स्कॉलर मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि महाराजा हरी सिंह का जो राज है वो लीगली खत्म हो गया था 15 अगस्त को 1947। तो वो कैसे खत्म हो गया? वो क्या, उसकी क्या लॉजिक है? देखें, ये जो हिस्ट्री के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया ना, फैब्रिकेटेड स्टोरीज, पाकिस्तान का जो क्याम अमल में आया वो भी 15 अगस्त 1947 को, ये दोनों मुल्क तकसीम हुए सेम डे। 4 साल तक पाकिस्तान 15 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन बनाता रहा। आज भी वो उनके जो पोस्टल स्टैम्प्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो एविडेंस हैं, वो आप सोशल मीडिया पे हर जगह आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ये इनको बाद में याद आया कि नहीं जी, हम तो अगर कहें कि हमने एक दिन पहले आज़ादी ले ली तो फिर तो हमें बड़ा माना जाएगा कि आपने तो बड़ी जो है ना स्ट्रगल करके, हालांकि तो इनकी तो आज़ादी की कोई स्ट्रगल ही नहीं थी, इन्होंने तो एक मुल्क को तकसीम तकसीम किया ना। तो आज भी पाकिस्तान की निस्बत हिंदुस्तान में या उस एरिया में ज्यादा मुसलमान है। तो ये इनके जो दावे हैं ना कि जी वो उसकी वो खत्म हो गई थी, लेकिन आप उनको ये बोलिए कि मतलब ये जो फिर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था तो वो किस बेस पे पाकिस्तान ने किया, ठीक। और उसके बाद आप रेगुलर जो आपका नॉर्मल बिजनेस था वो भी आप उसके साथ करते रहे, और बाद में आपने साजिश करके इन्वेड किया उस रियासत को, लेकिन कुछ हफ्ते तो लगे उसको इन्वेड करने में। तो उस वक्त तक तो आपने कभी किसी एक सिंगल बंदे की स्टेटमेंट हो पाकिस्तान के किसी रूलर की कि हम जो महाराजा ने अपना वो हैसियत अपनी महाराजा वाली खो दी, अपनी रियासत उसकी नहीं रही। तो ये तो आपका ही क्लेम था कि जो रूलर्स हैं, मुस्लिम लीग कहती थी कि जो रूलर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर स्टेटस ऑफ देयर स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। तो महाराजा ने तो फैसला कर लिया था कि मैं आजाद हूँ, खुद मुख्तार रहना चाहता हूँ। तो आपने इन्वेट करके एक तकसीम की बुनियाद रखी, लोगों का कत्लेआम किया, और आज आप बेल आउट होना चाहते हैं कि जी उसकी स्टेट ही खत्म हो गई थी। तो अगर स्टेट खत्म हो गई थी तो आपने फिर हमला किस किस लिए किया, किस खुशी में या किस गमी में किया? फिर यह है कि पाकिस्तान जो मज़ाकरात करता रहा है, बातचीत करता रहा है, जिन्ना साहब को टर्म्स ऑफ एविडेंस कि वो श्रीनगर जाना चाहते थे और महाराजा हरी सिंह से रिक्वेस्ट करते रहे, उनको नुमाते जाते रहे कि इनको इजाज़त दी जाए। अगर वो रूल नहीं था तो इजाज़त क्यों मांग रहे थे?
ये सब फिजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे टुवर्ड्स द एंड ये बताएं भाई, शॉर्टली क्योंकि टाइम काफी हो गया, ये मौजूदा जो तकसीम शुदा रियासत जम्मू कश्मीर है, आपके नजदीक इसका मुस्तकबिल क्या है? देखें, मुस्तकबिल तो रियासत जम्मू एंड कश्मीर जो 1947 में थी, जिस तरह यूनाइट थी, हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये स्ट्रगल भी है कि वो रीयूनिफाई होनी चाहिए। वो एक बफर स्टेट होनी चाहिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के बीच में। और कश्मीरी जो हैं उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए उनको, मतलब आपस में आर पार आने जाने की इजाजत होनी चाहिए। और उसके बाद मतलब 10 साल हूँ, 15 साल हूँ, 20 साल हूँ, उस जब ये रीयूनिफाई हो जाए, ये आपस में बैठें, उठें, इंटरेक्शन करें, उसके बाद ये अपना फैसला करें अपने मुस्तकबिल का। जो एरिया, जो हमारी आइडियोलॉजी है या जिस चीज को हम मानते हैं, जो एरिया फैसला करेगा कि हमने रियासत के साथ रहना है तो मोस्ट वेलकम। जो कहेगा, अगर कोई अक्सरियती एक जो कौमियत है वो कहती है कि नहीं हमने अपना अलग मुल्क लेना है, तो उनको भी आज़ादी का पूरा राइट होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला उसका सोल्यूशन यह है कि रीयूनिफिकेशन स्टेट की होनी चाहिए, और हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, और इंटरेक्शन का मौका होना चाहिए कश्मीरियों को आर पार। और जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं ट्रेड के, ट्रैवल के, वो सारे ओपन होने चाहिए। अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकता है और पाकिस्तानी हिंदुस्तान को विजिट कर सकता है, तो ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो नेटिव्स हैं उनका भी राइट है कि वो भी अपनी रियासत के दूसरों हिस्सों में आए जाए, और उनके लिए ये जॉइंट कोई स्ट्रेटजी बनाए यूनाइटेड नेशंस के, उससे वो करके स्पेशल कार्ड्स इशू करें, जो भी मैकेनिज्म बन सकता है। तो ये सूरत हाल है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। नासिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बड़ी वजाहत से बातें की हैं। Once again, it's nice talking to you, and I hope that the people will appreciate your contribution. मैं आखिर में ये दरख्वास्त करूंगा कि if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. हमारी तरफ से खुदा हाफिज, and look after yourself. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।